फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम नासिपास नहीं हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करना हमारे बस से बाहर है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर आयनश्लायर? कुछ नहीं, बस तुम ये मुल्क छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तुम्हें पहुँचाने के लिए माकूल बंदोबस्त कर दिया जाएगा और इसके बाद तुम आजाद होगे। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आयनश्लायर ने कहा। उनका लहजा सर्द और स्पाट था और मेरे दिल में मुंतकमाना जज्बात जन्म ले रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मिस्टर आयनश्लायर, इतना तवील वक्त मैंने आपके लिए जाया किया है और आपने जो सलूक मुझसे रवा रखा है, इसकी सजा तो आपको थोड़ी बहुत भुगतना ही होगी। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कुछ इंतजाम करके ही जाऊंगा कि आप लोगों को मेरा नाम याद रहे, लेकिन इसके लिए जज्बाती होना हमाकत थी। चुनाचे मैंने अपने आप को संभाले रखा। इसके अलावा मेरे लिए कोई और हुक्म? मैंने कहा, नहीं, ये बताओ कि अब क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? क्या इसका फैसला करने के लिए मुझे कुछ वक्त दिया जाएगा? मैंने पूछा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस दौरान या तो तुमको सनमैन की कैद में रहना होगा या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी निगरानी की जाती रहे। ठीक है, इसका फैसला आप खुद कर लें। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? उन्होंने एक निगाह मुझे देखा और फिर बोले, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अली। मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता, लेकिन किसी ऐसी जगह कयाम करो जहाँ तुम हमारी निगाह में रह सको। इस कयाम का बंदोबस्त भी आप ही कर दे मिस्टर आयनश्लायर। अलबत्ता इस कदर अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि जिन लोगों से आपने ताउन किया है, उनके बारे में आपको ये हकीकत भी मालूम होगी कि वो आबदोस के हुसूल में नाकाम हो गए थे और उनकी नाकामी का जिम्मेदार मैं था। यानी जो काम मैंने आपके लिए किया, उसकी सजा भी मुझे आप ही के हाथों दिलवाई जा रही है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। मिस्टर आयनश्लायर का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शुक्रिया अली, मैं इजाजत चाहता हूँ। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुके और सनमैन से मुखातिब होकर बोले, मेरा ख्याल है मिस्टर अली को स्टेयर विंग में ठहरा दिया जाए। और मिस्टर अली, आप 3 दिन के अंदर अंदर हमें अपने फैसले से आगाह कर दें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपसे बेहतर ताउन का मुतमन्नी हूँ ताकि मेरे वतन की इस सरजमीन में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। शुक्रिया, ये कहकर वो बाहर निकल गए। सनमैन खामोश निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने उठते हुए कहा, स्टेयर विंग एक उम्दा जगह है, आपको वहाँ कयाम करके कोई तकलीफ नहीं होगी। इस कयाम के तमाम अखराजात हमारे जिम्मे है मिस्टर अली, तशरीफ लाइए। वो खुद भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैं उसके साथ चल पड़ा। सनमैन मुझे खुद ही होटल स्टेयर विंग लाया था। ये खुली आबादी में था और बिलाशुबा अपनी तर्ज का हसीन तरीन होटल था। 5 स्टार होटल के इस कमरे में आसाइश की तमाम चीजें मौजूद थी। सनमैन ने जाते हुए मुझे अच्छी खासी करेंसी भी दी थी, जिसे मैंने बखुशी कबूल कर लिया था क्योंकि मुझे इसकी अशद जरूरत थी। लेकिन उसके जाने के फौरन बाद मैंने अपने आइंदा इक़दामात के बारे में फैसले करना शुरू कर दिए थे। मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन किसी ऐसे अंदाज में जो उन लोगों के लिए तकलीफ का बायस हो, और इसकी एक खास वजह भी थी। मेरे जहन में ये बात भी बैठ चुकी थी कि इस कार्रवाई का तमाम तर जिम्मेदार ओलियो हावर्ड है। वो किसी गोशे में छुपा बैठा है और मेरी पतंग की डोर उसके हाथ में है। अपने तौर पर वो मुझे जहाँ चाहता है ले जा रहा है और अब जब मैं इस मुल्क से निकलूंगा तो पूरी तरह उसके रहमो करम पर होगा। यहाँ से निकालने के बाद वो एक बार फिर मेरी गर्दन पर अपनी गिरफ्त कायम करने की कोशिश करेगा और मुझे अपने दाम में फांस लेगा। जंग हम दोनों के दरमियान थी और मैं इस जंग में हारना नहीं चाहता था। जिंदगी की बाजी तो कदम कदम पर लगाना पड़ती है, चुनाचे अब इससे एतराज क्यों किया जाए। इस सिलसिले में मैं फौरी कार्रवाई करने के मूड में था और मैंने एक लम्हे में इसका फैसला कर लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। उस वक्त तकरीबन रात के 12:30 बजे थे। 5 स्टार होटल की निचली मंजिल में तफरीह प्रोग्राम जारी थे। खूब रौनक थी यहाँ और ये रौनक आधी रात तक जारी रहती थी। भर तौर मैंने अपने काम के लिए 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया और ठीक 1 बजे मैंने रूम सर्विस को टेलीफोन करके अपने लिए कॉफी तलब कर ली। मैं पूरी इत्मीनान निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहा था जहां से वेटर अंदर दाखिल होने वाला था। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक बावर्दी वेटर कॉफी के बर्तन उठाए हुए अंदर दाखिल हो गया। उसने एहतराम से बर्तन सेंटर टेबल पर रखे
मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और इस अंदाज में आगे बढ़ा था जैसे कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया था और फिर मैंने इंतहाई गैर महसूस अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वेटर को कुछ आहट सी महसूस हुई और उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर दरवाजे की तरफ। उसकी समझ में एक लम्हे के लिए कुछ नहीं आया था। वेटर, मैं तुमसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एहतियात से मेरी गुफ्तगू सुनो और ये कबूल करो। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर वेटर के सामने किया, जिससे उसके आसाबी तनाव में कुछ कमी पैदा हो गई। वो राजदराना अंदाज में मेरे करीब पहुंचा, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दूसरे लम्हे क्या होने वाला है। मैंने फुर्ती से उसकी गर्दन दबोच ली थी। वेटर के हाथ तशंजी अंदाज में फैल गए, लेकिन मैं उसकी गर्दन की मखसूस रगों पर दबाव डालता रहा और चंद ही लम्हे के बाद वो मेरे बाजुओं में जोल रहा था। मैंने तेज रोशनी बुझाने की कोशिश भी नहीं की थी। इंतहाई फुर्ती से मैंने वेटर का लिबास उतार दिया और उसे घसीट कर गुस्ल खाने में डाल दिया। फिर मैंने वेटर का लिबास पहना, कॉफी की ट्रे हाथ में उठाई और पूरी इत्मीनान अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दूसरे वेटर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी और सीधा नीचे उतरता चला गया। किसी ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि लोग आ जा रहे थे। इस होटल में काफी वेटर थे। मैंने खास तौर से ऐसे रास्ते मुंतखब किए थे जहां दूसरों से ज्यादा मुठभीड़ ना हो, या मुठभीड़ हो तो कम से कम मेरे चेहरे का आमना सामना ना हो। निचली मंजिल पर पहुंचकर मैंने कॉफी की ट्रे एक स्टैंड पर रखी और बाहर की सब्त चल पड़ा। इंतहाई एहतियात से मैं ये रास्ता तय करता हुआ होटल के लॉन पर निकल आया और फिर वहां से कारों के उस लाट की तरफ चल पड़ा जो बाईं सब था। यहाँ से मैंने होटल की अहाते की दीवार देख ली थी। कारों के पीछे पीछे होता हुआ मैं गेट से बाहर निकल सकता था, लेकिन गेट पर चौकीदार मौजूद था। चुनाचे मैंने यही फैसला किया था कि अहाते की दीवार को फलांग लिया जाए। एक कार पर चढ़कर दीवार को फलांगने में मुझे जरा भी दिक्कत ना हुई और दूसरे लम्हे में होटल से बाहर था। लिबास वेटर का जरूर था, लेकिन अगर टोपी और कुछ मखसूस निशानात उतार कर फेंक दिए जाते तो फिर ये एक आम लिबास भी बन सकता था। चुनाचे मैंने सबसे पहला काम यही किया कि वो निशानात उतार कर फेंक दिए ताकि कोई मेरी जानिब खुसूसी तौर पर मुतवज्जे ना हो। कमरे से मैंने सिर्फ करेंसी अपने साथ ली थी क्योंकि ये मेरे लिए कारआमद हो सकती थी, और इसके बाद मैं रात की तारीकी में किसी नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़ा जहां से मुझे अपनी मजीद कार्रवाइयां अंजाम देना थी। मैं जानता था कि होटल स्टेयर विंग में मेरी निगरानी के लिए जबरदस्त कार्रवाइयां की गई होंगी, लेकिन यह बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि मैं चंद घंटों के अंदर अंदर इस तरह होटल छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मौजू और कोई तरीका कार नहीं था। बहरहाल फिलहाल तो मैं इन लोगों की दस्तरस से निकल आया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि अब क्या करूं। ये सारा शहर ही मेरे लिए अजनबी था और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मैं पनाह ले सकता। बेसरो सामानी की हालत में किसी होटल का रुख करना भी हमाकत ही थी। इस वक्त किसी की निगाह में मुश्तबा होना भी मौत को दावत देना था। काफी देर तक पैदल चलता रहा। स्टेयर विंग की रौनकें बहुत पीछे रह गई थी। पैदल चलते चलते मैं थक गया था। बहुत से बारौनक इलाके मिले, लेकिन खुशकिस्मती से कोई शख्स मेरी जानिब मुतवज्जे न हुआ। इस तरह कब तक चलता रहूंगा, मैंने सोचा। थोड़े ही फासले पर ट्यूब ट्रेन रेलवे स्टेशन के नेमत साइन जगमगा रहे थे। किसी ख्याल के तहत मैं उसी तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर बाद मैं ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। बस दिल में एक ही ख्याल था कि यहाँ से दूर निकल जाऊं, इतनी दूर के कोई पनाहगाह मुझे मिल सके। जहन पर ख्यालात की यलगार थी। ओलियो हावर्ड ने एक बार फिर मुझे शिकार कर लिया था। उसका तीर निशाने पर बैठा था और मैं दरबदर हो गया था। मैं जानता था कि ओलियो हावर्ड मेरी ताक में लगा हुआ है, लेकिन चूहे बिल्ली का ये खेल बड़ा ही दिलचस्प था। मैं बार बार उसके शिकंजे में आकर साफ निकल जाता था। उसकी भी मजबूरियां थी, वरना वो बराह रास्त मुझ पर हाथ डालने से ना चूकता। लेकिन तकदीर भी ये फैसला कर चुकी थी कि मुझे उसके जाल में ना फंसने देगी। फिलहाल तो मैं उसकी दस्तरस से बाहर निकल आया था। होटल के सिलसिले में न सिर्फ ये कि मिस्टर आइंशलायर या सनमैन को ही ये बात मालूम होगी कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि ओलियो हावर्ड भी इस बारे में बखूबी जानता होगा और मुतमईन होगा कि मैं अभी उसका कैदी हूँ, और जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो वो मेरे ताक़ुब में होगा और यकीनन उसकी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ मुझे ऐसी ही जगह ले जाएगी जहाँ वो आसानी से मुझे अपना शिकार बना सके। लेकिन एक बार फिर उसकी शिकार गाह खाली रह गई थी और शिकार भाग निकला था। मुझे हंसी आ गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ओलियो हावर्ड, मुमकिन है तुम्हारा और मेरा ये खेल सारी जिंदगी चलता रहे और तुम मुझ पर कभी हाथ न डाल सको।
हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी भी मुझे अजीज है। तुम जैसा दुश्मन भला कौन खोना पसंद करेगा। मैं भी अपने आप को आजमाने के लिए इन रास्तों पर आया हूँ और मेरा यह सफर जारी रहेगा। मैंने एक नए अज़्म के साथ सोचा कि तहजीब तुम मेरी जिंदगी में बेकार ही दाखिल हुई थी। मैंने तो ये फैसला कर लिया था कि अपने आप को जिंदों में तस्वुर ही ना करूंगा। दिल को भी मुर्दा कर लिया था मैंने, लेकिन इस मुर्दा दिल में जिंदगी की रमक ना जाने कहां से पैदा हो गई। शायद ये तुम्हारी मुसलसल काविशों का नतीजा था कि तुम इस दिल में जिंदगी बेदार करने में कामयाब हो गई, वरना मैंने तो पहले ही मरले पर तुमसे धोखेबाजी की थी। दुनिया कुछ भी कहती रहे तहजीब, ये बात मेरे दिल में ईमान की तरह जिंदा है कि तुम मेरे खिलाफ कभी अमल नहीं कर सकती। हाँ तहजीब, मैं तुम्हारे रास्ते से बहुत दूर हट चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में कभी तुमसे मुलाकात हो सके। अगर ना मिल पाऊं तो मुझे मजबूर समझकर माफ कर देना। ट्यूब ट्रेन बर्क रफ्तारी से अपना सफर तय कर रही थी और फिर वो आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई। यही मैं उतर गया। मैं नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह है। जमीन दोज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा तो ताहद्दे निगाह तारीकी और सन्नाटे का राज था। बहुत दूर काफी फासले पर एक रोशनी रवा दवा थी। गालबन कोई सड़क थी जो यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले से गुजरती थी। इसके अलावा अतराफ में कुछ नहीं था, और अगर था तो रात की तारीकी में नजर नहीं आ रहा था। ये गुजरती हुई सड़क कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ से दूर निकल जाने की ख्वाहिश ने मेरे कदम इसी सड़क की तरफ बढ़ा दिए और मैं उसके और रेलवे स्टेशन के दरमियानी फासले को तय करने लगा। रास्ते सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरते थे। मुझे कोई पगडंडी नजर न आई तो मैं खेतों ही में घुस गया और पौधों को रोंदता हुआ बिला आखिर सड़क के करीब पहुंच गया। चिकनी और शफाफ सड़क दूर तक फैली हुई थी। मैं उस सड़क पर पैदल सफर करता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक तेज रफ्तारी से चलता रहा। मजीद चलता रहता अगर मुझे एक धुंधली सी रोशनी नजर न आ जाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उस रोशनी के करीब पहुंच गया। ये एक छोटा सा ट्रक था जिसका बोनट खुला हुआ था और एक गंदा और मजहूल सा ड्राइवर उस बोनट पर झुका हुआ था। उसने बैटरी में वायरिंग लगाकर एक बल्ब रोशन कर लिया था और उसे बैटरी के पास ही टिका दिया था। उस रोशनी में वो इंजन की कोई खराबी दूर करने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं उसकी बड़बड़ाहट सुन रहा था लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद उसने रोशनी के वायर बैटरी से निकाले और बैटरी के टर्मिनल फिट करने के बाद बोनट बंद कर दिया। तब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। अरे तुम फिर आ गए, उसने घबराए हुए से लहजे में कहा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। अकल आ गई होगी, उतरने की जरूरत ही क्या थी, अजीब आदमी हो, वो बड़बड़ाते हुए बोला और आगे बढ़कर स्टीयरिंग पर जा बैठा। मैं सर खुजा कर रह गया था। कौन चला गया, कौन उतर गया, ये बात मेरी समझ में ना आ सकी, लेकिन एक नया ख्याल मेरे जहन में पैदा हो गया था। मैंने पीछे हटकर ट्रक के अकबी हिस्से में झांका। कुछ कार्टन ट्रक के पिछले हिस्से में लदे हुए थे। उन पर मोनोग्राम भी बना हुआ था, लेकिन रात की तारीकी की वजह से मोनोग्राम पढ़ा नहीं जाता था। बूढ़े ने स्टीयरिंग पर बैठकर सेल्फ लगाया और ट्रक स्टार्ट हो गया। तब उसके मुंह से मुसरत की कलकारी निकली और उसने कहा, अब बाहर ही मरते रहोगे या अंदर भी आओगे, मुझे देर हो रही है। मैं फुर्ती से घूमकर दूसरी जानिब से बूढ़े के बराबर सीट पर बैठ गया। ट्रक स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। मैं खामोश था। बूढ़ा मुतमईन अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चिपटी सी शीशी निकाली और उसका कार खोलकर 2-3 घूंट लेकर शीशी दोबारा जेब में रख ली। मैं कहता हूँ, उतर क्यों गए थे तुम, क्या समझते थे तुम, बूढ़े ने सवाल किया। मैंने आहिस्ता से कहा और बूढ़े ने चौंक कर मुझे देखा। चंद लम्हात देखता रहा। फिर उसने ऊपर लगी हुई रोशनी का बटन ऑन किया और मुख्तसर से हिस्से में तेज रोशनी फैल गई। उसने मेरी शक्ल देखी और चौंक पड़ा। अरे तुम वो नहीं हो, कौन हो, कौन, मैंने ठंडी सांस लेकर सवाल किया। तुम कौन हो, बूढ़े ने कहा। एक परेशान हाल मुसाफिर, किसी हमसफर की तलाश थी। सारे मुसाफिर इसी सड़क पर आ मरे हैं, कोई और भी रास्ता देख लिया होता। मैं समझा तुम वही हो। वही कौन? वो बेवकूफ भी शहर के आखिरी किनारे से मेरे ट्रक में सवार हुआ था। हाथ जोड़कर लिफ्ट मांगी थी, वरना मैं किसी को लिफ्ट देने का आदी नहीं हूँ। बैठा रहा, थोड़ी देर तक फजूल बातें करता रहा। नींद खपती सा मालूम होता था। फिर दफातन मेरे शाने पर हाथ रख कर बोला, उस तरफ रोक दो, बहुत जरूरी काम है। यहाँ से थोड़े ही फासले पर वो ट्रक रुकवा कर नीचे उतर गया था और मैं उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया था। फिर वो कॉइल के वायर डीले हो गए और इंजन बंद हो गया। मैं समझा कि तुम वही हो और दोबारा वापस आ गए हो, मगर तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? आप कहाँ जा रहे हैं मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग?
मैंने बड़े शाइस्ता अंदाज में सवाल किया और बूढ़े ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक है, तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम शरीफ आदमी हो। चलते रहो, कोई बात नहीं। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें पहुँचा दूंगा। ये सड़क एक ही सम जाती है, मुख्तलिफ शाखें नहीं है इसकी, बूढ़े ने कहा और एक बार फिर जेब से वो चिपटी सी शीशी निकाल ली और उसकी तलछट तक मैदे में उतार ली। इसके बाद उसने शीशी बाहर उछाल दी थी। मैं तकल्लुफात का कायल नहीं हूँ और फिर जो चीज किसी को दी नहीं जा सकती उसके लिए तकल्लुफन पूछना भी मुनासिब नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और स्टीयरिंग पर उसका हाथ लहरा गया। बिल्कुल, आपके अफकारो ख्यालात बेहतरीन हैं, लेकिन जरा स्टीयरिंग पर ध्यान रखो। बूढ़ा आंखें बंद करके हंसने लगा। फिर उसने कहा, अगर मैं स्टीयरिंग छोड़कर आंखें बंद करके सो जाऊं तब भी ट्रक अपने रास्तों पर रवां दवा रहेगा। इसके बाद वो आंखें बंद करके हंसने लगा। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। ट्रक वाकई सीधा ही जा रहा था और उस वक्त उसमें कोई गड़बड़ नहीं पैदा हुई थी। लेकिन बेहतर यह होगा मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी कि तुम आंखें बंद ना करो और सोने की कोशिश मत करो। मंजिल पर पहुंचकर ही सोना बेहतर होता है। वाह, क्या उम्दा ख्यालात है तुम्हारे, ज़हीन आदमी मालूम होते हो। बूढ़ा आंखें फाड़कर बोला और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। उसे चढ़ रही थी और ये सारी बातें इसी का नतीजा थी। मैं सीट से पुश्त टिकाए आंखें बंद किए बैठा रहा और बूढ़ा ड्राइविंग करता रहा। फिर बूढ़े के हलक से एक अजीब सी आवाज निकली और ब्रेक पर उसके पांव का दबाव बढ़ गया। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ भी ना पाया था कि एक खौफनाक धमाका हुआ। मेरे चारों तरफ रोशनी फैल गई। ये रोशनी आंखों के सामने नहीं थी बल्कि दिमाग में थी। शायद मेरे सर में चोट लगी थी। दूसरे लम्हे मेरी आंखें बंद हो गईं और होशो हवास रुखसत हो गए। शायद कोई हादसा हो गया था। ये आखिरी एहसास था जो मुझे हुआ और इसके बाद कुछ होश न रहा। नामालूम कितनी देर बाद आंख खुली। मेरा सर घूम रहा था और आंखों के सामने धुंधलाहट पैदा हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये धुंधलाहट छटती चली गई। पूरी तरह होश आया तो देखा कि मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे करीब 3 आदमी मौजूद हैं। ये तीनों शक्लें मेरे लिए अजनबी थी। एक उदेड़ उम्र आदमी था, दूसरा उससे किसी कदर कम उम्र का मालिक और तीसरी एक उम्र रसीदा औरत। उन्होंने मुझे होश में आते देखा तो औरत आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने उसके चेहरे पर गौर किया। सख्त गिरी उसके चेहरे पर उया थी, लेकिन वो बज़ाहिर अपने आप को नर्म खुद जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमजोर लहजे में उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। औरत ने जल्दी से दरवाजे की तरफ रुख करके कहा, जल्दी करो, इसके लिए दूध लाओ। दूध में शायद ओवल्टाइन मिली हुई थी। मैंने उनके इशारे पर दूध पी लिया। सामने लगी दीवार गिर घड़ी में 4 बज रहे थे। यकीनन शाम का वक्त था। इसका मतलब था कि मैं काफी देर तक बेहोश रहा था। मैं सूरत हाल से चूंकि वाकिफ नहीं था और ये नहीं जानता था कि ये कौन लोग हैं, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल करना भी मुनासिब नहीं समझा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी जिसकी गिरफ्त महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि इससे क्यों ना फायदा उठाया जाए। दिमाग पर चोट लगी है और अगर ये लोग सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुझे यहाँ लाए हैं तो सूरत हाल जानने के बाद उनका शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर कोई और ही मसला है तो फिर जैसा भी हो, जो कुछ भी सामने आए। मुइबर शख्स ने मुझे आराम करने के लिए कहा और इसके बाद वो औरत की तरफ रुख करके बोला, मैंने कहा था तुमसे कि सब ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मैं इसके पास रहूं? दिल चाहे तो रहो, वरना बेहतर ये है कि इसे आराम करने दो। आराम करेगा तो कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। हाँ डैनी, तुम इसे इंजेक्शन दे दो, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के बाद मेरे बाजू में इंजेक्शन की सुई चुभी और मैं मुंह बनाकर रह गया था, लेकिन इसके बाद जहन खासा पुरस्कून हो गया था। बेहोशी नहीं थी बल्कि एक तरह की सुकून आमेज कैफियत थी। फिर मैंने टेलीफोन पर नंबर डायल करने की आवाज सुनी। थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखा तो औरत टेलीफोन पर किसी से बातें कर रही थी। अल्फाज मेरी समझ में ना आ सके, लेकिन चंद लम्हे के बाद औरत ने डैनी की तरफ रुख करके कहा कि टेलीफोन पर बात करे। डैनी भी टेलीफोन पर किसी से बातें करने लगा। उसका लहजा कुदरती तौर पर तेज था, चुनाचे मैंने उसके अल्फाज सुने। वो मेरे हुसूल की दास्तान दोहरा रहा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, जिनसे मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग जॉन स्नोडन से कोई अहम काम लेना चाहते हैं और इसके लिए उसे किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं। मैं खुश हो गया। अगर इस तरह मुझे इस मुल्क से निकलना नसीब हो जाए तो मजा ही आ जाए। हार्वर्ड के सारे प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब अपने नए किरदार को मेहनत से निभाऊंगा। सुकून के ये लम्हात मेरे लिए बड़े गनीमत थे। उस वक्त रात हो चुकी थी जब कुछ लोग मेरे पास पहुंचे। उनमें वो मोइबर शख्स भी शामिल था।
बाकी तमाम चेहरे इस वक्त भी अजनबी थे। उनमें से एक ने बगौर मुझे देखते हुए कहा, यूं महसूस होता है जैसे अब तुम इंतहाई बेहतर हालत में हो। सुनो मिस्टर जॉन स्नोडन, तुम्हें एक खास मकसद के तहत जेल से फरार करा के यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल था? जेल से फरार होने में तुम्हारी अपनी कोशिशों का दखल है। दरअसल तुम्हारे बारे में हमें इत्तला मिली थी कि तुम 13 साल की सजा भुगत रहे हो। लेकिन जरा गौर करो इस बेचारी लड़की पर जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गंवा बैठी है। मेरा ख्याल है तुम्हें ठीक ठाक होकर उसके पास पहुंचना चाहिए, समझे? बेहतर है उठकर बैठ जाओ और हमसे ताउन करो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम तुम्हारे माजी से बखूबी वाकिफ हैं। अगर तुमने हम में से किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं खामोशी से उनकी शक्लें देखने लगा। मेरा नाम जॉन स्नोडन लिया गया था। मुझे जॉन स्नोडन बनने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन मालूम तो हो कि इन लोगों का मकसद क्या है। मैंने उनमें से किसी से कोई तारुज नहीं किया और इसके बाद मुझे मेरे काम की तफसीलात बताई जाने लगी। कोई बिल्कुल ही अनोखा मामला था। समझ में नहीं आता था कि क्या चक्कर है, लेकिन मैंने दिल में यह फैसला कर लिया था कि इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करूंगा और इस मौका से पूरा फायदा उठाऊंगा। हैरत सिर्फ इस बात पर थी कि जिस शख्स को जेल से फरार कराया गया था उसकी शक्ल ये लोग क्यों नहीं पहचानते थे और तमाम की तमाम आने वाले मुझे आसानी से जॉन स्नोडन क्यों तस्लीम किए जा रहे थे। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उस मोमिर शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर स्नोडन को इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं होगा। और फिर बात ही कौन सी पेचीदा है। थोड़ा सा मेकअप करके इन्हें एक शख्स की शक्ल इख्तियार करना होगी और इसके बाद ये अपना काम अंजाम दे देंगे। जब ये अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें हर तरह की आजादी हासिल होगी और इनके लिए कोई मुश्किल न रहेगी। क्यों मिस्टर स्नोडन, क्या तुम्हें इस तमाम कार्रवाई पर कोई एतराज है? नहीं, मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। तो मैडम आप स्नोडन को इसका किरदार बखूबी समझा दें। इसे वही करना है जो इससे कहा जा रहा है और किसी भी तौर इससे इनहराफ इसके लिए मौत का बायस बन सकता है। जेल से फरार होते हुए 2 अफराद का कत्ल मामूली बात नहीं है। पहले ही कौन सा कम जुर्म था इसका। अब 2 अफराद के कत्ल के बाद इसे यकीनन इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद जरूरी चीज होती है। आप लोग हमारे प्रोग्राम से मुतमईन हैं? मोहब्बत शख्स ने दूसरों से सवाल किया और उन्होंने इस बात में जवाब दिया। तो फिर आइए, हमारा आदमी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैडम आप स्नोडन से गुफ्तगू कीजिए। तमाम के तमाम बाहर निकल गए। मोहब्बत औरत मेरे सामने बैठ गई और फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई। ये कहानी बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब थी। मामलात सारे के सारे उलझे हुए थे, लेकिन इस कहानी से ये पता नहीं चलता था कि वो शख्स जिसे जेल से फरार कराया गया था इन लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी क्यों था और इनमें से कोई उसकी शक्ल क्यों नहीं पहचानता था, या फिर इस काम के लिए जेल से एक शख्स को फरार कराकर उसी के सुपुर्द ये जिम्मेदारियां करना क्या मानी रखता था। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि इन लोगों के साथ जिस हद तक भी मुमकिन हो सका ताउन करूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरी आजादी यकीनी थी। चुनाचे मैंने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। वो जहाँ चाहे मुझे ले जाएं।